नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम सरल रेखा का समीकरण फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ हम एक सर्किल का इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सब का भी हम इस लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सरल रेखा का समीकरण बताया था, ठीक भाई। तो वहां पे सरल रेखा का समीकरण फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कम से कम दो जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बारे में दो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सबसे पहले तो कौन से कि एक तो आपको कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट का पता होना चाहिए, ठीक है भाई, और दूसरा आपको रियल नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट दिया गया है ए और कोई रियल नंबर बी दिया गया है तो आप उसकी सहायता से सरल रेखा का समीकरण फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक भाई। तो सरल रेखा का समीकरण मैंने बताया था आपको, क्या था, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो देखिए सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। माना माना ए कोई माना ए कोई सम्मिश्र अचर है, माना ए कोई सम्मिश्र अचर है, दैट इज ए बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है। तथा तथा स्मॉल बी कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई। तथा स्मॉल बी कोई वास्तविक संख्या है, तब 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 सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा, ठीक है भाई। तब सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा, ठीक है भाई। तब सरल रेखा का समीकरण निम्न होगा, ठीक है। तो देखिए सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। सरल रेखा का समीकरण होगा ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0, ठीक भाई। सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब उसके पश्चात हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्किल या फिर वृत्त का समीकरण, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए वृत्त का समीकरण, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वृत्त का समीकरण या इक्वेशन ऑफ ए सर्किल या फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। अब देखिए आपको वृत्त का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो वृत्त का समीकरण फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको जनरली क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको वृत्त का केंद्र के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उस वृत्त के रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वृत्त के सेंटर के बारे में पता है, मतलब केंद्र के बारे में पता है, और साथ के साथ वृत्त की रेडियस के बारे में पता है, तो आप सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए आप पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लीजिए कि माना कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप मान लीजिए Z0, ठीक है भाई। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 को क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए वृत्त का केंद्र, और उसके सापेक्ष आप मान लीजिए कि उसकी रेडियस क्या है, सर्किल की रेडियस है स्मॉल r। अगर आपको दोनों को इन्फॉर्मेशन दी गई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में हम सर्किल का जो इक्वेशन है उसको डिफाइन करते हैं मॉड z माइनस Z0 बराबर r, ठीक है भाई। किस प्रकार से डिफाइन करते हैं सर्किल का इक्वेशन, मॉड z माइनस Z0 बराबर r, जहाँ पे Z0 क्या है, जहाँ पे Z0 वृत्त का केंद्र है और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है भाई। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में किस प्रकार से लिख सकते हैं सर्किल का इक्वेशन, मॉड z माइनस Z0 बराबर r, ठीक है भाई। मॉड z माइनस Z0 बराबर r, ठीक है। तो देखिए वृत्त का समीकरण क्या होगा। माना Z0 कोई नियत या अचर सम्मिश्र संख्या है, ठीक है भाई। माना Z0 कोई अचर सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तथा Z0 तथा
जेड नॉट नहीं, तथा आर वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है भाई, तथा आर वृत्त की त्रिज्या है, तब 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 वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर होगा, ठीक है भाई। तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर होगा, जहां जेड नॉट वृत्त का केंद्र है, ठीक है भाई, जहां जेड नॉट वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है भाई, जहां जेड नॉट क्या होगा, जेड नॉट होगा वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब देखिए आपने मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर लिख दिया, ठीक है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आपने लिख दिया आर, जहां पे जेड नॉट क्या है, कोई भी अचर सम्मिश्र संख्या है, ठीक है भाई। अब देखो मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर, दैट मींस आप क्या कह सकते हो कि जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके मॉडुलस भी क्या होंगे, इनके मॉडुलस भी बराबर होंगे, या फिर मॉडुलस नहीं, इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है भाई, इनके स्क्वायर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए सिंस चूंकि मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर, ठीक है, क्योंकि मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर है, तो आप क्या लिख सकते हो कि मॉड जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब ठीक, अब देखिए मॉड जेड के स्क्वायर, मॉड जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप मॉड जेड स्क्वायर को किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप इस प्रकार लिखते हो जेड इंटू जेड बार के बराबर, ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको लिखोगे जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का बार, ठीक है भाई, जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का बार, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का बार बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जेड माइनस जेड नॉट का बार किसके बराबर होता है, ये होता है जेड बार माइनस जेड नॉट बार, तो आप इसको लिख सकते हो जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट का बार बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जेड माइनस जेड नॉट को मल्टीप्लाई कीजिए जेड बार माइनस जेड नॉट बार से, तो देखो क्या आता है जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट का बार बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जेड इंटू जेड बार तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार तो हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक भाई, ये तो हो जाएगा आपका मॉड जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस ये हो जाएगा मॉड जेड नॉट का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को आप क्या कीजिए, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है भाई, मॉड जेड ये सॉरी आर स्क्वायर है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए मॉड जेड स्क्वायर नहीं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए जेड इंटू जेड बार। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड, फिर माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है। आपने क्या किया, इस आर स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आते नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो बचेगा, और उसको मैंने एज इट इज ही रहने दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे जेड नोट क्या है, आपने स्टार्टिंग में जेड नोट क्या माना था, जेड नोट माना आपने सम्मिश्र संख्या, और आर क्या है वृत्त की रेडियस थी, मतलब ये भी क्या होगी, ये भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा लेकिन अचर होगा, मतलब वृत्त की जो आपने रेडियस ली है, मतलब वृत्त की आपने जो त्रिज्या ली है वो भी क्या है, वो भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या है, और कैसी वास्तविक संख्या है, अचर वास्तविक संख्या क्या है, मतलब उसकी भी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, मतलब फिक्स मान होगा सारा का भी। तो देखिए ये भी फिक्स वैल्यू है, ये भी फिक्स वैल्यू है, तो इन दोनों को आप मान लीजिए कि ये किसके बराबर होगा, ये हो गया बी के बराबर, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए जेड इंटू जेड को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, और आप इसको मान लीजिए क्या कि मॉड जेड माना मॉड जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप मान लीजिए बी, ठीक है भाई। आपको इस इक्वेशन को किस में चेंज करना है, आपको इस इक्वेशन को वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें कि आपको वेरिएबल के रूप में कौन, वेरिएबल के रूप में जेड, ठीक भाई, जेड में आपको ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मॉड जेड का मान सार स्क्वायर बराबर आपने क्या मान लिया,
बी मान लिया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि माना माइनस जेड नोट बराबर आर ए, ठीक भाई। आपने इसको क्या मान लिया कि माइनस जेड नोट को आपने क्या मान लिया, माइनस जेड नोट को आपने मान लिया ए। अब देखिए आपने मोड जेड नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर को मान लिया आपने बी, और माइनस जेड नोट का आपने क्या मान लिया ए। तो यहाँ से देखिए माइनस जेड नोट बार की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस जेड नोट बार की वैल्यू ये होगी ए बार, ठीक भाई। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार होगी, ठीक है। अब देखो आपने माइनस जेड नोट लिया, कहने मतलब जेड नोट कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर उसका आपने नेगेटिव लिया तो वो भी क्या है, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो जब आप इसका कंजुगेट लोगे तो इसका भी कंजुगेट आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब इसका कंजुगेट इससे डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जितनी भी तीनों वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज को आप इसमें रिप्लेस कीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, इसमें रिप्लेस करते थे तो क्या आ रहा है, जेड इंटू जेड बार, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस जेड नोट बार क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए बार इंटू जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस बी बराबर 0, जो कि क्या है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में क्या है, वृत्त का समीकरण, ठीक भाई। जो कि क्या है, जो कि वृत्त का समीकरण है, जो कि वृत्त का समीकरण है, जिसका केंद्र क्या है, जो कि वृत्त का समीकरण है, जिसका केंद्र क्या होगा, जिसका केंद्र होगा माइनस जेड नोट बराबर क्या है ए, केंद्र क्या है घुसा के लगा जेड नोट, तो जेड नोट बराबर क्या होगा माइनस ए होगा, जिसका केंद्र जेड नोट बराबर माइनस ए बराबर, ठीक है, माइनस ए बराबर जेड बार के गुणांक का नेगेटिव, ठीक भाई, माइनस इंटू जेड बार के गुणांक, जेड बार का गुणांक, ठीक भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सेंटर, इसका सेंटर क्या है सर्कल का जेड नोट। अब देखो ना जेड नोट की वैल्यू क्या आएगी, जेड नोट की वैल्यू आएगी माइनस ए, तो ये आ गया, लेकिन आप देखो माइनस ए क्या है, यहाँ पे माइनस ए होगा जेड बार के कोफिशिएंट का नेगेटिव, ठीक भाई। माइनस ए किसके बराबर होगा, जेड बार के कोफिशिएंट का नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका सेंटर, जिसका केंद्र जेड नोट बराबर माइनस ए बराबर माइनस जेड बार का गुणांक, ठीक है भाई। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये होगी, देखिए भाई मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या है, बी है, मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर बी है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू जाएगी सीधे आर की वैल्यू जाएगी मॉड जेड नॉट होल स्क्वायर माइनस बी का अंडर रूट, ठीक है भाई। और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर अंडर रूट मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, या फिर बराबर जेड नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जेड नॉट की वैल्यू क्या माइनस ए, ये हो जाएगी मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है भाई। तो वृत्त की त्रिज्या होगी आर बराबर अंडर रूट मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस बी बराबर अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी होगी, ठीक है भाई। तो ये आपकी क्या है, ये तो आपकी है सर्किल की इक्वेशन, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर जेड नोट है, जेड नोट की वैल्यू क्या है माइनस ए, और माइनस ए क्या है जेड बार के कोफिशिएंट का नेगेटिव, और रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, इस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस हो जाएगी, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो जाएगी आर बराबर अंडर रूट मॉड जेड नोट स्क्वायर माइनस बी, और मॉड जेड नोट में आप जेड नोट की वैल्यू रिप्लेस कर दो, जेड नोट की वैल्यू माइनस ए है तो इसकी वैल्यू जाएगी अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू जाएगी अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, जिसका सेंटर और रेडियस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता हुआ सर्किल का इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसके पश्चात नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपका व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण, ठीक भाई। नेक्स्ट टॉपिक आपका व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण, ठीक है। व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण देखो क्या होगा, व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण, ठीक है भाई। व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण, या फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक
फॉर्म। ठीक है भाई, व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब तक तो आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली सर्किल की इक्वेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में किस प्रकार से देगी। इक्वेशन तो थी आपकी मॉड z माइनस z नॉट बराबर r, जब आपको सेंटर दिए गए हो, जब आपको सेंटर दिए गए हो और रेडियस दिए गए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे सर्किल की इक्वेशन, मॉड z माइनस z नॉट बराबर r से। लेकिन जब आपको सेंटर दिए गए हों और साथ साथ आपको दूसरे रूप की बात करें तो दूसरे रूप से भी आप एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जो ये रूप है, इस रूप से आपको सर्किल का इक्वेशन पता है कैसा मिलेगा। आपने वृत्त के दो फॉर्म पढ़े होंगे, एक तो वृत्त का फॉर्म था आपने इस क्लास 11 के अंदर वृत्त का जो फॉर्म पढ़े होंगे, तो एक तो वृत्त का फॉर्म था केंद्रीय रूप में। जो केंद्रीय रूप में वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, केंद्रीय रूप में वृत्त का इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो केंद्रीय रूप में था। और व्यापक रूप में वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, व्यापक रूप में वृत्त का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2hx सॉरी hx नहीं प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c बराबर 0। ये किस में था, ये आपका था व्यासीय रूप में। ठीक भाई, ये किस में इक्वेशन था, ये इक्वेशन था आपका व्यासीय रूप में। ठीक है, जहाँ पे या फिर आप इसको ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे लिख दो तो आपको दोनों में सीधे सीधे संभव हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस, रुकिए ऐसे नहीं, ये ऐसे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक भाई, ये किसमें इक्वेशन था, ये इक्वेशन था आपके व्यापक रूप में। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, सर्किल का व्यापक रूप में इक्वेशन। ठीक भाई, अगर आपको सर्किल का इक्वेशन इस रूप में दिया गया, अगर आपको सर्किल का इक्वेशन इस रूप में दिया गया तो आप यहाँ से z बार के कोएफिशिएंट का नेगेटिव लीजिए तो वो तो बन जाएगा आपका सेंटर, है ना, और यहाँ से z और यहाँ से इसकी सहायता से और इस b की सहायता से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, सर्किल की रेडियस फाइंड आउट कर लोगे। तो आपको किसमें सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा, सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा सेंटर फॉर्म में। ठीक भाई, इसमें मिल जाएगा सर्किल का इक्वेशन सेंटर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपके व्यासीय रूप में मान लीजिए, सॉरी व्यापक रूप में मान लीजिए समीकरण तो, और वो किस रूप में मान लीजिए, केंद्रीय रूप में। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, वो है कि व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण। व्यासीय रूप में वृत्त का समीकरण देखो क्या होता है। देखिए भाई, आपने सर्किल का इक्वेशन ले लिया मॉड z माइनस z नॉट बराबर r। ठीक है भाई, आपने सर्किल का इक्वेशन ले लिया मॉड z माइनस z नॉट बराबर r। ठीक है, अब देखिए ये आपका सर्किल हो गया जिसका सेंटर क्या है z नॉट। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका व्यास। ठीक है भाई, ये होगा इसका व्यास, जिसके सिरे क्या है, जिसके सिरे हैं a ऑफ z1 और b ऑफ z। ठीक है, अब देखिए आपने व्यास ले लिया ए बी, जिसके व्यास ए के सिरे कौन कौन से, ए और बी। यहाँ पे ए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z2। कहने का मतलब है जहाँ पे बिंदु ए है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 के रेस्पेक्ट में है और बिंदु बी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो आपने ये क्या ले लिया, एक सर्किल ले लिया जिसका सेंटर क्या है z0 और व्यास क्या है ए बी। ठीक है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है व्यासीय रूप में। तो व्यासीय रूप में इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए, इसकी परिधि पर एक पॉइंट लीजिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसकी परिधि पर आप कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आपने P। ठीक है, जो कि क्या, जो कि किसके सापेक्ष आ रहा है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z के सापेक्ष एक पॉइंट ले लीजिए आप P। ठीक है, अब देखो ये P कहीं भी हो सकता है, इस वृत्त की परिधि पर ये P कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है इन तीनों की सहायता से, A P और B पॉइंट्स की सहायता से। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सर्कुलर इक्वेशन जिसमें डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब देखिए आप इस बिंदु P को क्या कीजिए, व्यास के दोनों सिरे से मिलाइए। ठीक है, बिंदु P को आप व्यास के दोनों सिरे से मिलाइए। तो दोनों सिरे से मिलाने पर आप देखते हो कि आपको एक ट्राइंगल मिलता है, जिस ट्राइंगल का ये जो एंगल होता है, आपको ट्राइंगल मिलता है APD, जिसके बिंदु P पर कितने डिग्री का कोण बना होता है, जिसके बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बना होता है। ये 90 डिग्री का क्यों बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण कैसा कोण होता है, अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। हमेशा आप याद रखना कि अर्धवृत्त के अंदर आप जो भी कोण बनाओगे वो कैसा होगा,
वो 90 डिग्री का होगा। और अर्धवृत्त के अंदर बनने वाला त्रिभुज, अर्धवृत्त के अंदर बनने वाला त्रिभुज जिसमें एक भुजा क्या हो, जिसमें सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण वो क्या हो, वो उस वृत्त का व्यास हो, तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो त्रिभुज बनेगा ये कैसा बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब है अर्धवृत्त के अंदर जो भी कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है भाई। और अगर इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो अगर वृत्त AB का व्यास है, तो ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो देखो आप यहाँ से क्या, यहाँ से ये जब 90 डिग्री है तो आप क्या कह सकते हो कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई, कहने का मतलब है आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण फाइंड करना है, लेकिन किस किस की हेल्प से, Z1 Z2 और Z की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखते हो कि आप सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए इस डिस्टेंस का मान। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A और P के मध्य डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी PA का मान कितना हो जाएगा, PA का मान हो जाएगा mod Z माइनस Z1। ठीक भाई, सबसे पहले इस डिस्टेंस का मापन कैसे करोगे, मैंने आपको दूरी सूत्र के रूप में दिखाया था कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी किससे लिखी जाती है, mod Z माइनस Z, mod Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, mod Z माइनस Z1। इसी प्रकार P से बिंदु P से बिंदु B तक की दूरी कितनी होगी, PB, और इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा Z माइनस Z2। ठीक है, mod Z माइनस Z2। इसी प्रकार AB की बिंदु A से B तक की दूरी कितनी होगी, बिंदु A से B तक की दूरी होगी mod Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की आप कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो क्या कि लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो ठीक है भाई, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, वृत्त AB का व्यास, और बाकी के कौन हो गए, लंब और आधार। तो आप क्या लिख सकते हो, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। ठीक भाई, PA क्या हो गया, PA हो गया mod Z माइनस Z1 का स्क्वायर। ठीक भाई, PB क्या हो गया, PB हो गया mod Z माइनस Z2 का स्क्वायर, और AB क्या होगा mod Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक भाई, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी Z माइनस Z1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, Z माइनस Z2। ठीक है, कहने मतलब है आपको जो भी मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मिलेगी वो किसमें मिलेगी, वो मिलेगी आपको वास्तविक संख्या के रूप में। लेकिन जब अगर आप बात करते हो तो ये यहाँ से यहाँ तक का इन दोनों को मिलाने पर भी आपको एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है, एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। ठीक है भाई, किस का निर्माण हो रहा है, एक सरल रेखा का निर्माण होता है। आप देखते हैं कि Z और Z1 से अगर बात करें, Z और Z1 से मिलकर जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z और Z1 से मिलकर जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो आ रहा है Z माइनस Z1। कहने का मतलब है कि एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, mod Z माइनस Z1। ठीक भाई, यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z1। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, mod Z माइनस Z2, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, Z माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप देखते हो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मध्य आर्गुमेंट कितना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मध्य आर्गुमेंट है थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है भाई, दोनों के मध्य एंगल कितना है, दोनों के मध्य एंगल है 90 डिग्री। कहने का मतलब है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z माइनस Z1, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z माइनस Z2। ठीक है, और इन दोनों के जो मध्य कोण बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब इन दोनों के मध्य जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप क्या कह सकते हो, ठीक भाई, आप क्या कह सकते हो कि एंगल ए पी बी जब 90 डिग्री है तो आप क्या कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 का मध्य एंगल कितना है, इनके मध्य एंगल है 90 डिग्री। ठीक भाई, या फिर कितना एंगल है, पाई बाई 2 एंगल, मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब देखो भाई मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे जिसमें मैंने लिखाया था कि Z प्लस
जेड बार, ठीक भाई। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस जेड बार किसके बराबर होता है, वो होता है 0 + 2n पाई के बराबर, जहाँ पे ईच एन किसको बिलोंग करता है, ईच एन बिलोंग करता है जेड को, ठीक भाई। ईच एन किसको बिलोंग करता है, जेड को, ठीक भाई। एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड बोलते हैं आर्गुमेंट, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था कि जेड प्लस जेड बार का आर्गुमेंट किस बराबर होगा, 0 + 2n पाई के बराबर। लेकिन हमें यहाँ पे 2n पाई से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस एंगल से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो एंगल किससे छोटा है, वो एंगल छोटा है पाई से, वो एंगल पाई से छोटा है। कहने का मतलब है ये जो एंगल बन रहा है ये किससे छोटा है, ये छोटा है पाई से। और जब ये पाई से छोटा है, कहने का मतलब है ये थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, ये थीटा बिलोंग कर रहा है तो सेमी क्लोज इंटरवल -π to π से। मतलब ये एक्चुअली क्या बन रहा है, फिलहाल में ये जो बन रहा है ये आपका बन रहा है आर्गुमेंट नहीं, ये बन रहा है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो दो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड और उसका कंजुगेट ले लिया जेड बार, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड और उसका कंजुगेट ले लिया जेड बार। तो इनका आर्गुमेंट तो क्या होता है 0 + 2n पाई, लेकिन आपको पता है आर्गुमेंट तो अद्वितीय नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के एडिशन का आर्गुमेंट क्या होता है, हमेशा 0 हो, ठीक है भाई। आपको खुद को पता है जेड और जेड प्लस जेड का आर्गुमेंट कितना होता है, 0 होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होता है, 0 होता है। और जब ये 0 होता है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जेड कैसी संख्या है, जेड एक विशुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक भाई। जेड क्या है, एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है, ठीक भाई। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो दूसरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। आप जेड को मान के चलिए, क्या आपने जेड को मान लिया कैसा नंबर, आपने जेड को मान लिया x + i 0 के रूप में। कहने का मतलब है इसको आपने मान लिया विशुद्ध वास्तविक, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसा है, विशुद्ध वास्तविक है, ठीक है भाई। मतलब विशुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। अब इसका कंजुगेट कितना होगा, अब इसका कंजुगेट होगा x - i 0, ठीक है। इसका कंजुगेट कितना होगा, z बार बराबर x - i 0। अब दोनों को ऐड कर लो, z + z बार क्या हो जाएगा, z + z बार हो जाएगा 2x। x क्या है, रियल नंबर, तो 2x क्या हो गया, रियल नंबर। और आपको मैंने लिखा था कि एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर किसके बराबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर ये होता है 0 के बराबर, ठीक है भाई। किसके बराबर होता है, 0 + 2n पाई के बराबर, ठीक है। ये मैंने आपको लिखाया था, ये जो कंसेप्ट लिखा है यही है कि एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, 0 + 2n पाई। ये दोनों के दोनों सेम है, ध्यान रख लेना। जेड को आप क्या लिखोगे, x + i होगा, जेड को लिखोगे आप x - i y। तब यहाँ से i y से i y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आर्गुमेंट ऑफ 2x, ठीक है भाई, आर्गुमेंट ऑफ 2x। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, वो होगा 0 + 2n पाई। अब आर्गुमेंट 0 + 2n पाई है तो आपको बात किससे करनी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा ये। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z + z बार क्या है, 0, ठीक भाई। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है 0 के बराबर। कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, 0। और पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब है कोई भी सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक है, कोई भी सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक है तो उसका एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, 0। और कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर विशुद्ध काल्पनिक है, कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर विशुद्ध काल्पनिक है तो उसके मध्य कितना एंगल होगा, उसके मध्य एंगल होगा +π, ठीक है। तो ये हमारे दो कंसेप्ट थे, ठीक भाई। ये हमारे यहाँ पर क्या थे, दो कंसेप्ट थे। अब देखो आप लिख सकते हो क्या कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z + z बार कितना होता है, z + z बार होता है 0। और जब किन्हीं भी दो या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसको कंजुगेट के एडिशन का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 के बराबर है, मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि z क्या है, एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है, ठीक भाई। और अगर z विशुद्ध वास्तविक संख्या है तो आप क्या कह सकते हो कि उनके मध्य जो उनका जो आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट z + z वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार z
प्लस जेड बार बराबर पाई बाई 2 है। कहने का मतलब है जेड प्लस जेड बार बराबर अगर पाई बाई 2 है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जेड क्या है, जेड एक जेड माइनस जेड बार, जेड एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या। ठीक भाई, जेड क्या है, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या। कहने का मतलब है जेड अगर विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड बार किसके बराबर होगा, ये होगा पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए कि विशुद्ध कोई भी समित संख्या विशुद्ध वास्तविक संख्या है तो आप क्या कह सकते हो कि उसके उसका और उसके कंजुगेट के मध्य जो उनके एडिशन में जो आर्गुमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जबकि जेड एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड बार किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू, इन दोनों के मध्य कितना जो आर्गुमेंट आ रहा है, इन दोनों के मध्य आर्गुमेंट आ रहा है पाई बाई 2। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू किसके बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। मतलब जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू क्या है, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक भाई, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक भाई, एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। अब ये एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो विशुद्ध काल्पनिक संख्या के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि जेड माइनस जेड बार किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक भाई, जेड माइनस जेड बार किसके बराबर होता है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या, तो जेड माइनस जेड बार बराबर 0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, सॉरी जेड माइनस जेड बार नहीं, जेड प्लस जेड बार बराबर 0। तो आप लिख सकते हो कि जेड, रुकिए 2 मिनट, हाँ आप लिख सकते हो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू कंजुगेट बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब आपको पता है कि जेड वन अपॉन जेड टू का जो कंजुगेट होता है वो किसके बराबर होता है, जेड वन कंजुगेट अपॉन जेड टू कंजुगेट के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू प्लस जेड माइनस जेड वन का कंजुगेट अपॉन जेड माइनस जेड टू का कंजुगेट बराबर 0। ठीक है भाई, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, डायमेट्रिक फॉर्म में आपकी सर्टेन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए जेड माइनस जेड वन, तो है जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है जेड माइनस जेड वन का कंजुगेट किसके बराबर होता है, ये होता है जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट बटा जेड कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट बराबर 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपके वृत्त के व्यासीय रूप में, वृत्त के व्यासीय रूप में क्या है, समीकरण है। ठीक है भाई, वृत्त के व्यासीय रूप में क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता हुआ आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको उसका डेरिवेशन दिखाएंगे और साथ के साथ हम आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।